So, hi everyone, कैसे हो? Good afternoon all of you. Welcome to Replicon Academy. कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करी थी, न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एंड आज पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं. इससे पहले हमने टीथ के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है, जीभ के बारे में पढ़ लिया है और उसके साथ में पैलेट के बारे में पढ़ लिया है. और नॉर्मली जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट होने वाले ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था. तो आज ऐसा ही कुछ, पहले तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो ऑर्गन्स, जो भित्तियाँ काम कर रही है, उसके बारे में बात करेंगे, ताकि प्रॉपर जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करें उससे पहले हमें ये पता रहे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन सी भित्तियाँ, कौन कौन सी चीज़ें पार्टिसिपेट करती है. तो आज हम नॉर्मली क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हिस्टोलॉजी पढ़ने वाले हैं, ओटी की पढ़ने वाले हैं, आहार नाल की. एलिमेंट्री कैनाल है जो इस्यूफेगस है, ग्रसिका से लेकर के रेक्टम तक की जो आहार नाल है वो 4 भित्तियों के अंदर बनी होती है. तो हम क्या करेंगे, इन 4 भित्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस टाइप से उसकी आहार नाल की ओती की होती हैं. तो आइए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आहार नाल की ओती की. ओके, चलिए. आहार नाल की ओती की, इसका मतलब क्या है, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. जो आहार नाल है उसकी हिस्टोलॉजी पढ़ने वाले हैं अब, कि आहार नाल की हिस्टोलॉजी क्या है. तो आहार नाल के अंदर इस्यूफेगस से लेकर ग्रसिका से लेकर रेक्टम, मलाशय तक आहार नाल कितनी भित्तियों से बनी होती है, 4 भित्तियों से. 4 भित्तियों से निर्मित होती है, भित्तियों से निर्मित होती है, निर्मित होती है. तो आपको याद क्या रखना है कि हम पार्टिसिपेट किससे कर रहे हैं. सबसे पहले इस्यूफेगस से स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रसिका से स्टार्ट कर रहे हैं, यस या नो. और लास्ट में मलाशय, यानी आहार नाल की जब ओती की पढ़ रहे होते हैं उस समय ग्रसनी, फेरिक्स, बकल कैविटी की बात नहीं की जाती है. तो हम 4 भित्तियों के नाम लिखेंगे. सबसे पहले सिरोसा, मस्कुलरिस, थर्ड सबम्यूकोसा एंड फोर्थ म्यूकोसा. देखो, याद रखने की ट्रिक भी बता देता हूं मैं. सिर मसल सबको कोशा. कोई मारवाड़ी में कहें टूपो दया करे कुदेन, जन सिर दबा दे
यानी कि सिर मसल, सिर को मसला और सबको कोसा, जितने भी लोग बैठे हैं ना, चेतावनी दे दी भाई, ध्यान रखना। तो सिर, सिर फॉर सिरोशा। और ये जो चार भित्तियां हैं वो ऊपर से नीचे की ओर, यानी ये बाहर से अंदर की ओर है, बाहर से अंदर की ओर। ठीक है, यानी सबसे बाहरी जो परत होगी वो कौन सी होगी? शिरोशा। उसके अंदर मस्कुलरिस, उसके अंदर सब म्यूकोसा, एंड सबसे आंतरिक परत म्यूकोसा। इसको याद कैसे रखेंगे कि बाहर से अंदर की ओर, सिर मसल, मसल फॉर मस्कुलरिस, मस्कुलरिस। सबको यानी सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। और कोशा यानी कि म्यूकोसा। राइट। तो याद रखने की ये ट्रिक है कि सिर मसल सबको कोशा, और ये बाहर से अंदर की तरफ है। सिरोसा सबसे बाहर, मस्कुलरिस उसके भीतर, सब म्यूकोसा उसके भीतर, एंड सबसे आंतरिक अतरंग अंगों की उपकला सबसे अंदर वाली कौन सी होगी? म्यूकोशा होगी। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी डायग्राम से समझ लेते हैं कि वास्तविक रूप से जब हम उसे ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो वो कैसी दिखती है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसका एलिमेंट्री कैनाल का टीएस देखने वाले हैं। एलिमेंट्री कैनाल का टीएस, जब हम उसका सेक्शन काटते हैं ट्रांसवर्ज, तो वो कैसी दिखती है। हिस्टोलॉजी के अंदर हम पढ़ रहे हैं ये। तो सबसे पहले बाहरी परत क्या थी? सबसे पहले हम बना देते हैं, सबसे बाहरी परत क्या थी? ये हो गया शिरोशा। तो शिरोशा की परत ऐसे बनाते हैं ना, ये सिरोशा हो गया। उसके बाद में कलर चेंज कर लेते हैं। सिरोशा के बाद में क्या था? मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस है वो दो लेयरों से मिलके बनी होती हैं। कौन कौन सी? बाह्य, अनुदैर्ध्य और भीतरी वृत्ताकार। तो हम यहां पे कितनी बनानी पड़ेगी अपने को? दो बनानी पड़ेगी। तो एक तो ये हो गई बाह्य, और एक ये भीतर वाली। तो भीतरी कैसी थी? वृत्ताकार। तो ये वृत्ताकार बना दी हमने। ये कैसी है? वृत्ताकार बना दी। एंड बाहरी कैसी थी? लॉन्गिट्यूडनल। तो ये इस तरीके से बाहरी परत हो गई। यस या नो? जो येलो कलर में है वो क्या है? मस्कुलरिस। और मस्कुलरिस के अंदर बाहरी तो कैसी है? बाहरी, बाहरी अनुदैर्ध्य। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। और भीतरी कैसी हैं? वृत्ताकार, भीतरी वृत्ताकार, सर्कुलर। ये दोनों ही कैसी क्या है? मस्कुलरिस। तो यहां पे हम लिख देते हैं ये क्या है? मस्कुलरिस। ठीक है। और ये बाहरी वाली क्या थी? बाहरी वाली थी सिरोशा। ये हो गई सिरोशा। उसके बाद क्या थी? उसके बाद सब म्यूकोशा। सब म्यूकोशा थी तो हम बना देते हैं ये वाली क्या हो गई?
सब म्यूकोशा, सब म्यूकोशा हो गया। सब म्यूकोशा के बाद क्या था? सब म्यूकोशा के बाद में था म्यूकोशा। तो ये सबसे भीतरी परत क्या हो गई? म्यूकोशा। तो ये क्या है? म्यूकोशा, राइट। अब म्यूकोशा के भीतर क्या होगी? ल्यूमेन होगी। तो ल्यूमेन की स्ट्रक्चर बना देते हैं कि ये ल्यूमेशा जो म्यूकोशा है उसके भीतर क्या है? ये हो गई ल्यूमेन। ये इस तरीके से क्या दिखती है? आहार नाल की टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। इस तरीके से जब हम काटते हैं, जैसे ऐसे ये पाइप है, इसको काट दिया तो ये पाइप को क्या मानना है अपने को? इस पाइप को अपने को आहार नाल मानना है। इस तरीके से काट दिया तो आधा ऊपर आधा नीचे। जब आधा ऊपर हो गया तो ये इस तरीके से अपन सामने से देखते हैं तो ये वाला सेक्शन ऐसे दिखता है। तो इसमें सिरोसा सबसे बाहर, उसके भीतर क्या होगी? मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में बाह्य अनुदैर्ध्य होगी, भीतरी वृत्ताकार। उसके बाद सब म्यूकोशा, सब म्यूकोशा के बाद में म्यूकोशा, और सबसे आंतरिक भित्ति कौन सी होगी? म्यूकोशा। म्यूकोशा के भीतर ल्यूमेन प्रेजेंट होगी। तो ये तो हो गया इसका एलिमेंट्री कैनाल का ट्रांसवर्स सेक्शन। ये इसका डायग्राम है, एक बार जल्दी से छाप लो आप। हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं? ये तो इसका टीएस हो गया। तो वास्तविक रूप से हमने क्या बोला? ये जो भित्ति है, चार भित्तियां, वो ओशियोफेगस यानी ग्रसिका से लेकर के रेक्टम तक है। तो हम अभी देखते हैं कि सिरोशा है वो कैसे होती हैं, फिर सब म्यूकोशा कैसे होती है, म्यूकोशा कैसे होती है, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, वो सारी की सारी क्या देखेंगे? अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? प्रॉपर एक डायग्राम बनाने वाले हैं। तो आप साथ साथ में बना लीजिए। सबसे पहले क्या था? ओशियोफेगस। उसके बाद क्या आता है? स्टोमच। उसके बाद क्या आता है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम यानी ग्रहणी। ग्रहणी के बाद क्या आता है? ये छोटी आंत के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। तो इलियम एंड जेजुनम। ठीक है। तो ये क्या हो गया? अपन अभी देखेंगे ये किस तरीके से क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, कंप्लीट देखने वाले हैं ना। तो इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना। तो ये इस अरे भाई ये स्टोमस हो गया, ये ओशियोफेगस, ये ड्यूडेनम और ये जेजिनम, और दोनों साथ में ही हो गया। ठीक है। और ये कैसी हो गई? ये वाली परत, यानी ये सबसे स्पीड से लिख देते हैं। ये ओशियोफेगस है, ये स्टोमच, उसके बाद में ये ड्यूडेनम, ये इलियम और जेजुनम। ठीक है। तो ये सबसे बाहरी पार्ट कौन सा था? सबसे बाहरी पार्ट ये तो हो गया सिरोसा। ठीक है।
और सेरोसा के भीतर क्या था, सेरोसा के भीतर मस्कुलरिस, और मस्कुलरिस मैंने बताया था कितने भागों में डिवाइड होती हैं, 2 भागों के, यानी एक बाहरी कौन सी होगी, बाहरी तो लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य पेशियां होगी, भीतरी और वृत्ताकार। तो मैं यहां पे क्या बना देता हूं, ये अनुदैर्ध्य पेशियां हैं, यस या नो, ये होगी अनुदैर्ध्य पेशियां, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल, और भीतरी कैसी थी, भीतरी थी वृत्ताकार। तो ये इस तरीके से हो गया ना, ये होगी वृत्ताकार यानी सर्कुलर। तो ये कौन सी हो गई, ये मस्कुलरिस पार्ट है। ठीक है, मस्कुलरिस के बाद में क्या पढ़ा था हमने, मस्कुलरिस के बाद में पढ़ा था सब म्यूकोसा। अब सब म्यूकोसा पढ़ने से पहले जो मस्कुलरिस है, मस्कुलरिस के स्टोमच के अंदर क्या होता है, अतिरिक्त पेशियां पाई जाती हैं ऐसे, और अतिरिक्त पेशियां हैं इनको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक्यू पेशिया, ऑब्लिक्यू मसल्स। किसमें, केवल आमाशय के अंदर। और उसके बाद में हमने पढ़ा सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा का ये ले लेते हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा जैसे ड्यूडेनम हो गया, इलियम है, जेजिनम है, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं सब म्यूकोसा के अंदर, जैसे ये इस तरीके से ठीक है। तो ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं। और ये इस तरीके से ये क्या है, ये तंत्रिका रेशे हैं, तंत्रिका रेशे। और जो ये वाली चीज बनाई है ये क्या है, ये ब्रूनर ग्लैंड है, ब्रूनर ग्रंथियां, ग्लैंड्स। ठीक है, लास्ट क्या रह गया, और ये पार्ट कौन सा था, ये पार्ट था इतना सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। और लास्ट में क्या रह गया, लास्ट में है म्यूकोसा। तो म्यूकोसा कैसा होगा, म्यूकोसा में कौन सा लेते हैं अपन, पिंक ले लेते हैं, ओके। म्यूकोसा है जो स्टोमस है, स्टोमस जैसे म्यूकोसा, म्यूकोसा में क्या होगा, ऐसे गैस्ट्रिक रोगे होंगे, ठीक है। ये क्या है, गैस्ट्रिक रुग्गे। और इनके आधारी भाग में क्या होंगी, जठर ग्रंथियां। ये क्या है, जठर ग्रंथियां, ठीक है। उसके बाद में ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, इलियम और जेजिनम, इसमें क्या होगा, इसमें इस तरीके से हो, ये क्या है पता है, ये विलाई है, ये विलाई रस, इसको बोलते हैं अंकुर, माइक्रोविलाई होता है। और विलाई का जो आधार है वो इस तरीके से होगा, मतलब ऐसे, ठीक है। और ये क्या है, ये क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन, लिबरकुहन की, लिबरकुहन की दरारें,
कहाँ पे हैं? विलाई के आधार पे। किस में प्रेजेंट है? ड्यूडेनम, इलियम और जेजिनम के अंदर। ठीक है, और जस्ट ये जो लिबर-कुहन की दरारें हैं उसके आधार में ऐसे कोशिकाएं पाई जाएगी, ऐसे। ठीक है, और ये कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? ये कोशिकाएं पेनिथ सेल कहलाती हैं। पेनिथ सेल कहलाती हैं। इसका काम क्या होता है? पेनिथ सेल क्या करती हैं ये बाद में बता दूंगा मैं साथ में, जब मैं सभी का वर्क करवाऊंगा। अब ये जो ब्रूनर ग्लैंड है वो कहां से निकलती है? ब्रूनर ग्लैंड, ये लिबर-कुहन दरारें हैं, उसकी दरारों के नलिका है, मही नलिका, वहां से जुड़ी होती है। ठीक है, ब्रूनर ग्लैंड क्या करती हैं उसके बारे में भी देखेंगे। सारी की सारी जो भी मैंने नाम लिया उन सभी के स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नॉर्मली ये क्या है? ये वास्तविक रूप से हमारी हिस्टोलॉजी है। किसकी? एलिमेंट्री कैनाल की। ये इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें हमारे आहार नाल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये जल्दी से आप लिख लीजिए कंप्लीट। और यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे है ना, और कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसको हम बोलते हैं पेयर पैसेज। पेयर पैसेज, पेयर पैसेज पाए जाते हैं। इसका भी मेन फंक्शन होता है, वो भी मैं बताऊंगा। तो एक बार इसको लिखिए कि वास्तविक रूप से हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो वास्तव में कैसे है? बाहर सिरोशा तो इस तरीके से होती है। ठीक है, उसके बाद में ड्यूडेनम, और जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम में सिरोशा है, उसको क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम और स्टोमस इशियोफेगस। लेकिन जो इशियोफेगस है, इशियोफेगस के अंदर एक बार लिखो, मैं सब एक साथ ही लिखा देता हूं। हाँ, जल्दी से करो। हो गया। अब हम कंप्लीट क्या करने वाले हैं? इन सभी के फंक्शन लिखने वाले हैं। ये किससे में निर्मित होती है, कैसे बनती है, कंप्लीट। तो सबसे पहले कौन सा बाह्य पर से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हम सिरोसा के बारे में बात करेंगे। सिरोसा, ठीक है, ओके। सिरोसा, सबसे पहली बात ये कैसी है? अतरंग अंगों की उपकला। मतलब क्या हुआ पता है? ये आंतरिक अंगों के अंदर प्रेजेंट होती है, तो इसको हमने क्या बोला? अतरंग अंगों की उपकला। जो सिरोसा है, मैं अभी जो पीछे बोल रहा था, सिरोसा है, वो सिरोसा जो इशियोफेगस है, ग्रसिका है। ग्रसिका में सिरोसा को, इसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एडवेंशिया कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इशियोफेगस के अंदर ट्यूनिका एडवेंशिया किसको बोलते हैं? सिरोसा परत को बोलते हैं। ठीक है, अब सिरोसा है वो किससे निर्मित होती हैं? सिरोसा विसरल भाई, पेरिटोनियम से निर्मित होती है। ठीक है, ये अतरंग अंगों की उपकला है। इशियोफेगस
शिरूषा के अंदर क्या कहलाती है? ट्यूनिका एडवेंसिया कहलाती है। विसरल पेरिटोनियम की ये बनी होती हैं और इसमें क्या पाए जाते हैं? सफेद रेशेदार संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वाइट रेशेदार संयोजी उत्तक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू। उपस्थित। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि शिरूषा है वो क्या है? अतरंग अंगों की उपकला है, अंदर पाई जाती है। इशियोफेगस के अंदर इसे ट्यूनिका एडवेंसिया बोलते हैं। विसरल पेरिटोनियम से निर्मित होती हैं। वाइट रेशेदार संयोजी उत्तक इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। राइट या नो? ठीक है। और क्या बोलते हैं? और अगर मैं लिखना हो तो ये शिरूषा सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है शिरूषा के बारे में। सेकंड नंबर क्या था? सेकंड नंबर था मस्कुलरिस। तो सेकंड मस्कुलरिस, तो मस्कुलरिस के बारे में सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये शिरूषा के भीतर की भित्ति है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे शिरूषा के भीतर की भित्ति। दूसरा, ये भित्ति है वो बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियां, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और आंतरिक या भीतरी वृत्ताकार पेशियों से मिलकर बनी होती हैं, पेशियों से निर्मित। यस या नो? इन दोनों से ही तो क्या बनती हैं? मस्कुलरिस बनती है। अब जब ये अनुदैर्ध्य पेशियां या वृत्ताकार पेशियां प्रेजेंट होती हैं किसमें? मस्कुलरिस में, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है पता है? मेन फंक्शन होता है इसका कार्य। इसका कार्य क्या होता है? ये कार्य क्या करती हैं? क्रमाकुंचन का, क्रमानुकुंचन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेरिस्टालसिस। और पेरिस्टालसिस क्या है? पेरिस्टालसिस प्रतिवृत्ति क्रिया है। क्या है? प्रतिवृत्ति क्रिया। यानी क्रमानुकुंचन का मतलब क्या है? प्रतिवृत्ति क्रिया है, जो या तो संकुचन होगी या अनुशीतलन होगा, या तो जो कोशिका है। तो नॉर्मली ये मस्कुलरिस किससे निर्मित होती हैं? ये होती हैं, ये चिकनी पेशियों से बनी होती हैं। तो यहां लिख देते हैं कि ये चिकनी पेशियों से बनती है, चिकनी पेशियों से निर्मित। तो चिकनी पेशियों के अंदर क्या होगा? रिलैक्शन या कॉन्ट्रैक्शन, यानी प्रतिवृत्ति क्रिया, जिसमें चिकनी पेशियों का संकुचन या अनुशिथिलन होता है। ये क्या है? क्रमानुकुंचन। और इसका मेन फंक्शन है किसका? मस्कुलरिस का। अब आपको एक नोट याद रखना है। क्या रखना है? नोट में आपको ये याद रखना है, क्या करना है कि जो आमाशय हैं, स्टोमस, आमाशय के
आमाशय में अतिरिक्त ऑब्लिक्यू मसल्स यानी पेशियां उपस्थित, जिसकी वजह से आमाशय के अंदर सबसे अधिक क्या होता है, क्रमानुकुंचन होता है। इस वजह से आमाशय में सर्वाधिक क्रमाकुंचन होता है। यस या नो? क्यों? क्योंकि आमाशय के अंदर अतिरिक्त ऑब्लिक्यू मसल्स पाई जाती हैं, इस वजह से इसमें सबसे ज्यादा क्रमानुकुंचन होता है। तो हम ये बता सकते हैं कि जो रेक्टम है, रेक्टम यानी मलाशय, मलाशय के अंदर सबसे कम क्रमानुकुंचन, सबसे कम क्रमानुकुंचन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्टोमस के अंदर ऑब्लिक्यू पेशियां पाई जाती है, कौन सी पार्ट में? मस्कुलरिस। तो पीछे देखो आप एक बार, ये बनाया मैंने, तो ये वाला हिस्सा किसका है? ये हिस्सा इस वाले भाग का है, मस्कुलरिस का, तो वो स्टोमस के अंदर है। यही तो ऑब्लिक्यू पेशियां हैं, और ऑब्लिक्यू पेशियां क्या करती हैं? सबसे ज्यादा क्रमानुकुंचन करने में हेल्प करती है। यस या नो? ये हो गया मस्कुलरिस। उसके बाद में, मस्कुलरिस के बाद में क्या आता है? सब म्यूकोसा। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा के बारे में क्या लिखना है? सबसे पहले ये मस्कुलरिस के भीतर की परत। यस या नो? और इसमें क्या क्या प्रेजेंट थे? इसमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट थी? इसके अंदर लसिका वाहिका, रक्त वाहिका, तंत्रिका रेशे उपस्थित, और क्या क्या चीजें थी? और इसके अंदर ब्रूनर ग्रंथियां थी, ब्रूनर ग्रंथियां, ब्रूनर ग्रंथियां। और ब्रूनर ग्रंथियां किसके अंदर थी? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम के अंदर क्या थी? ब्रूनर ग्रंथियां। देखो, दैट इज ब्रूनर ग्लैंड, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के अंदर और कौन सा सब म्यूकोसा पार्ट है, उसके अंदर क्या थी? ब्रूनर ग्रंथियां थी। यस या नो? तो ब्रूनर ग्रंथियां हैं। ब्रूनर ग्रंथियां बेसिकली होती क्या है, ये भी तो लिख देते हैं ना इसके साथ में ही, अलग क्यों लिखना आपने को? तो ब्रूनर ग्रंथियां हैं, ये क्या है? मल्टी सेलुलर होती है। मल्टी सेलुलर का मतलब बहुकोशिकीय। ये बहुकोशिकीय ग्रंथियां होती है, कोशिकीय ग्रंथियां, बहुकोशिकीय ग्रंथि होती है। और क्या होती हैं? ये लिबर कुहन की दरार है, वहां से दानेदार एक महीन नलिकाओं से क्या होती हैं? निर्मित होती है, निकलती हैं। तो ये जो क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहन
से महीन नलिका से निकलती है। यस या नो? तो इंपॉर्टेंट चीज क्या करती है कि ब्रूनर ग्रंथियां वास्तव में फंक्शन क्या करती है? तो ब्रूनर ग्रंथियां हैं वो जो आंतरीय रस है, आंतरीय रस, इंटेस्टिनल जूस, आंतरीय रस, आंतरीय रस के नॉन एंजाइमेटिक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन एंजाइमेटिक पदार्थों का स्रावण करती है, पदार्थों का स्रावण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको ब्रूनर ग्रंथि के बारे में ध्यान रखना है, राइट। तो सब म्यूकोसा कंप्लीट हो गया। सब म्यूकोसा के अंदर क्या है? ये मस्कुलरिस की भीतर की परत है, उसमें ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे, लिम्फोइड टिश्यू पाए जाएंगे, तंत्रिका रेशे पाए जाएंगे, और उसके साथ में ब्रूनर ग्रंथियां ड्यूडेनम में होती हैं, और ब्रूनर ग्रंथियां नॉन एंजाइमेटिक पदार्थों का स्रावण करती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये लिबर कुहन की जो दरारें हैं वहीं से तो निर्मित हुई थी, अभी हमने पीछे देखा। और मल्टी सेलुलर ये ब्रूनर ग्रंथियां होती है। मल्टी सेलुलर का मतलब ये है कि ये ब्रूनर ग्रंथि में ऐसे बनाऊंगा तो ये देखो 1 सेल 2 3 4 5 6, दैट इज मल्टी सेलुलर। ये होगी आपकी क्या? सब म्यूकोसा, राइट। लिख लो, जल्दी से लिखो, ठीक है। तो अब हम लास्ट जो सबसे आंतरिक परत है, कौन सी? म्यूकोसा परत, उसके बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट अपना क्या बच गया? म्यूकोसा, सबसे आंतरिक परत। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या हो गया? सबसे आंतरिक परत। फर्स्ट नंबर। सेकंड, ये किस प्रकार की होती हैं? ये स्रावी और अवशोषी प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं? ये स्रावी व अवशोषी, यानी ये किसी पदार्थ का स्रावण करेगी, सिक्रीशन करेगी, या किसी को एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि सबसे आहार नाल की भीतर की भित्ति है। अब सबसे भीतर है तो सबसे पहले कोई भी पदार्थ या तो एब्जॉर्ब होगा या उसके अंदर कोई सिक्रेट होगी, तो उसमें सबसे टच में कौन सी परत होगी? म्यूकोसा। इसलिए स्रावी और अवशोषी प्रकार की होती है, राइट। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं? प्रीवियस में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहीं से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये क्या है? म्यूकोसा है कि नहीं है? यही तो है म्यूकोसा। म्यूकोसा देखो, इस्यूफेगस कुछ खास नहीं है। स्टोमस देखिए, स्टोमस के अंदर जो म्यूकोसा है उस पार्ट में गैस्ट्रिक रुग्गे हैं। गैस्ट्रिक रुग्गे के आधार पे जठर ग्रंथियां पाई जाती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम यहां लिखेंगे कि जो स्टोमस है, स्टोमस के म्यूकोसा में गैस्ट्रिक रुग्गे प्रेजेंट पाए जाते हैं, और उसके आधारी भाग में क्या पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां। इनके आधारी भाग में क्या होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड।
जठर ग्रंथियां। और जठर ग्रंथियां क्या करती हैं? जठर रस का श्रावण। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो क्या हो गया? आमाशय का भाग हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? आमाशय के बाद क्या था? ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में क्या है? देखो प्रीवियस में जाओ आप, देखो ड्यूडेनम वाला। ड्यूडेनम में क्या है? ये रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर की आधारीय पे क्या है? क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यूइन की दरारें हैं। उसके पास में कौन सी हैं? पेयर पैसेज या पेनिथ सेल पाई जाती हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखने वाले हैं कि ड्यूडेनम है। तो ड्यूडेनम किसका पार्ट है? छोटी आंत का। तो हम ये यहां पे ये लिख देते हैं ना कि छोटी आंत का म्यूकोसा क्षेत्र। यस, अब ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम, जेजिनम और इलियम, इन तीनों के अंदर क्या पाए जाते हैं? रसांकुर पाए जाते हैं। कि इस भाग में रसांकुर उपस्थित। और रसांकुर क्या करते हैं? क्षेत्रफल बढ़ाता है। आहार नाल के क्षेत्रफल को, एरिया को बढ़ाने का कौन काम करता है? रसांकुर। यानी ये विलाई बोल दो आप इसे, या फिर माइक्रो विलाई। माइक्रो विलाई, इसका काम क्या होता है कि उसका एरिया है, सरफेस एरिया है, यानी ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया है, उसको क्या करता है? बढ़ाता है। राइट। तो किस में प्रेजेंट होंगे? रसांकुर और ड्यूडेनम में। और रसांकुर के आधारी भाग पर क्या होती हैं? आधारी भाग में क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यूइन, लिबरक्यूइन की दरारें प्रेजेंट। राइट, यस या नो? और लिबरक्यूइन की दरारें हैं, ये क्या करती है? ये जो इंटेस्टिनल जूस है, इंटेस्टिनल जूस का श्रावण करती है। यानी ये म्यूकस का भी श्रावण करती है। और लिबरक्यूइन की दरारें हैं, उसके पास में कौन सी सेल थी? पेनिथ सेल। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ना, नया लेते हैं कि जो लिबरक्यूइन की दरारें, लिबरक्यूइन की दरारों में क्या है? पेनिथ सेल। और पेनिथ सेल क्या काम करती है? पेनिथ सेल का काम होता है डिफेंसन का कार्य उपस्थित। और पेनिथ सेल क्या करती है? डिफेंसन, प्रोटेक्शन एंड लाइसोजाइम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, का श्रावण।
कौन करता है? पेनिथ सेल। और कहाँ पे पाई जाती हैं? लिबर की दरारों में, राइट। अब सबसे लास्ट भाग कौन सा रह गया? इलियम और जेजुनम। और इनमें पेनिथ सेल सब कुछ होगी, लेकिन मेनली इसके अंदर क्या होते हैं? पेयर पैसेज होते हैं, पेयर पैसेज। और पेयर पैसेज का क्या कार्य होता है? पेयर पैसेज का कार्य होता है प्रतिरक्षा प्रदान करना, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। और पेयर पैसेज कैसे हैं? ये सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इस तरीके से हमारी क्या हो जाती है? हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल खत्म हो जाती है। हमने सबसे म्यूकोसा के भीतर क्या था? ल्यूमेन था, ल्यूमेन। तो म्यूकोसा का सारा जो पार्ट है उन सभी के बारे में हमने डिटेल में बात कर दी है, राइट। तो इसको जरूर जल्दी से उतारो। उतार दिया। और जो ये पेनिथ सेल है, पेनिथ सेल क्या करती है? और जैसे ये लाइसोजाइम है, तो लाइसोजाइम क्या करता है? ये जीवाणु विरोधी होता है ना, जीवाणु रोधी। यानी कोई भी बैक्टीरिया अंदर प्रवेश कर रहा है तो उसकी वॉल है, सेल वॉल, उसको खत्म नष्ट कौन करता है? लाइसोजाइम तो करता है। ये जीवाणु विरोधी होता है, ठीक है, हो गया। अब पेनिथ सेल है, तो एक हमने अभी देखा था कि ब्रूनर ग्लैंड है, वो नॉन एंजाइमेटिक क्षारीय स्रावण करती थी। तो ये कैसी पेनिथ सेल वो क्या करती हैं? एंजाइमेटिक स्रावण करती है, एंजाइमेटिक क्षारीय स्रावण करती है, ठीक है। ये हो गई अपनी कंप्लीट हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्रॉपर डाइजेशन सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह से स्टार्ट होता है। और मुंह में सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो होती हैं लार ग्रंथियाँ। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम सलीवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां। ओके, चलो अब हम थोड़ी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे। लार ग्रंथियां हैं वो मेनली 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलरी। 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं। और लार ग्रंथियों के स्राव को हम क्या बोलते हैं? लार बोलते हैं। ये लार ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि इनसे क्या सिक्रेट होते हैं? एंजाइम सिक्रेट होते हैं। तो अगर एक्सोक्राइन है तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसी होती हैं? नलिका युक्त होती हैं। जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे 22 चैप्टर के अंदर, तो उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो डक्ट लेस ग्लैंड होती हैं, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसी होती हैं? नलिका युक्त होती हैं। इसका मतलब लार स्रावित करने वाली ग्रंथियां एक्सोक्राइन थी, तो इनके अंदर हर ग्रंथियों के अंदर नलिकाएं होगी। और जो ग्लैंड अपनी सिक्रेशन के लिए जो भी पदार्थ सिक्रेट करेगी, जो लार का सिक्रेशन करेगी, एंजाइम का सिक्रेशन करेगी, कोई आयंस का सिक्रेशन करेगी, वो सारे के सारे किसके अंदर करेगी? नलिकाओं के अंदर
करेगी। तो मेनली जो लार ग्रंथियां हैं, तो लार ग्रंथियों में इसके स्राव को हम क्या बोलते हैं? लार, राइट, सलाइवा। ओके, अब जो लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां मुख्यतः 3 जोड़ी होती है। यस, कौन कौन सी? नंबर 1 पैरोटिड ग्लैंड, नंबर 2 सबलिंगुअल ग्लैंड, और नंबर 3 सब मैंडिबुलरी या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, राइट। तो ये होती हैं 3 ग्रंथियां। अब हम पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और मैंडिबुलरी, सब मैंडिबुलरी है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली और क्या हो गई, ये ग्रंथियां कैसी है? ये ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन का मतलब बहिस्रावी ग्रंथियां। ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथियां यानी कि ये कैसी होगी? नलिका युक्त ग्रंथियां हैं, नलिका युक्त ग्रंथियां। और नलिका युक्त ग्रंथियां हैं तो इनके स्राव को हम क्या बोलेंगे? एंजाइम। यस या नो? राइट। तो लार ग्रंथियों के बारे में हमने क्या देखा कि लार है वो लार ग्रंथियां एक्सोक्राइन टाइप की होती हैं, यानी कि ये बहिस्रावी ग्लैंड होती है। उसके बाद में नलिका युक्त ग्रंथियां हैं, स्राव इसके एंजाइम्स होते हैं। और क्या देखा कि लार ग्रंथियां हैं उसके स्राव को हम लार बोलते हैं, और ये 3 जोड़ी पाई जाती है, राइट। अब हम क्या देखने वाले हैं? ये सैलिवरी ग्लैंड होगी, अब सैलिवरी ग्लैंड के बारे में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर 1 क्या था? पैरोटिड ग्लैंड, राइट। सेकंड क्या था? सबलिंगुअल, और थर्ड सब मैंडिबुलरी या सब मैक्सिलरी। राइट, ठीक है। अब पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड ये क्या करती हैं? सीधी बात है, ये भी किसका श्रावण करेगी? लार का श्रावण करेगी। सबलिंगुअल ग्लैंड ये भी लार का श्रावण करेगी। सब मैंडिबुलरी, सब मैक्सिलरी ये भी लार का श्रावण करेगी। तो इनके अमाउंट के अंदर, मात्रा के अंदर क्या होगा? डिफरेंस होगा कि पैरोटिड ग्लैंड कितनी मात्रा में लार का सिक्रेशन करेगी, सबलिंगुअल कितनी करेगी, और सब मैंडिबुलरी या सब मैक्सिलरी कितनी करेगी। वो सारी की सारी डिपेंड किस पे करेगा? उसके मात्रा पे, राइट। तो पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? चिक ग्लैंड बोलते हैं। चिक ग्रंथियां किसको बोलते हैं?
पैरोटिड ग्लैंड को। और क्या लिखना है हमें, पैरोटिड ग्लैंड है उसके अंदर कौन सी स्टेनसन डक्ट पाई जाती हैं। वेरी मोस्ट, क्यों, अभी तो हमने बोला एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसमें नलिका होती हैं, तो सिक ग्लैंड किसको बोलते हैं, पैरोटिड को, उसमें स्टेनसन डक्ट पाई जाती है। ठीक है, और इसकी पोजीशन क्या होगी, पोजीशन, स्थिति, स्थल, ये कान के समीप होगी, कान के समीप, राइट। इसकी पोजीशन क्या है, ये कान के समीप है। इसकी नलिका कौन सी होगी, जिसके अंदर पैरोटिड ग्लैंड अपने स्राव को डालेगी। ग्रंथियां हैं जैसे लार है, कोई टाइलिन हो गया, एमाइलेज हो गया, सारे जो एंजाइम हैं वो किसमें डालेगी, स्टेनसन डक्ट के अंदर डालेगी। ठीक है, तो पैरोटिड ग्लैंड है उसकी पोजीशन कान के समीप हो गई। और अगर मान लीजिए कि पैरोटिड ग्लैंड के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो उस इन्फेक्शन से मम्प्स डिजीज हो जाती है, तो हम क्या लिखेंगे, मम्पस रोग। क्या है, पैरोटिड ग्लैंड में, पैरोटिड ग्लैंड में संक्रमण, वायरस संक्रमण, राइट। तो उसमें क्या होता है, जो स्टेनसन नलिका है उसके अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। अरे भाई, मम्पस यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं कर्णमूल। क्या बोलते हैं, कर्णमूल। अरे मारवाड़ी में कौन, कनपड़ी होगी, कनपड़ी, अटू कनपड़ी, मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ना बड़ा, तो अब कौन, कनपड़ी होगी, यही तो है मम्पस। मम्प्स क्या है, कर्णमूल यानी कनपट्टी, जो कनपड़ी हो जाती है ना, फिर वो एक पट्टी लेके आते हैं, फिर इसके ऊपर चिपका देते हैं, तो वो कौन सी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड है, उसके अंदर क्या वायरस संक्रमण हो जाता है, इसी वजह से उसमें क्या हो जाता है, मम्प्स रोग हो जाता है, राइट। सेकेंड नंबर, सबलिंगुअल। अब सबलिंगुअल है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है जीभ के नीचे, जीभ के नीचे होगी इसकी पोजीशन। ठीक है, तो इसका डक्ट कौन सी थी, स्टेनसन। सबलिंगुअल के अंदर कौन सी डक्ट होगी, डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस, या फिर हम इसे बार्थोलिन भी बोल सकते हैं, बार्थोलिन डक्ट। इनके अंदर क्या करेगी, ये अपने स्राव को सिक्रेट करेगी। सब मैंडिबुलरी, सब मैंडिबुलरी कहां पे होगी, जो दोनों जबड़े हैं, दोनों जबड़ों की संधि स्थल पे होगी, यानी कि मैक्सिला एंड मैंडिबुला के संधि स्थल पर, यानी दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर, राइट। अब ये तो इसकी पोजीशन होगी, तो इसमें भी डक्ट ऑफ रिविनस किसमें थी, सबलिंगुअल। इसके अंदर क्या है, डक्ट ऑफ वार्टन्स, डक्ट ऑफ वार्टन से क्या होगा, इसका जो भी स्राव है वो इसके अंदर सिक्रेट होगा। ये नलिकाएं हैं, इसको छापो, जल्दी से छापो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ठीक है। और सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? सबलिंगुअल। सबसे बड़ी लार ग्रंथि, इसका मतलब सर्वाधिक लार भी यही स्रावित करेगी, सर्वाधिक लार का श्रावण। ठीक है, इसको जल्दी से लिख दीजिए। तो ये इस तरीके से हमारी लार ग्रंथियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। ठीक है, लिखो, जल्दी से लिखो यार। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम लार के बारे में पढ़ेंगे। ये तो लार ग्रंथियां हुई, और लार ग्रंथियों के स्राव को हमने क्या बोला? लार बोला। तो अब हम केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे कि लार है उसमें वास्तव में होता क्या क्या है। राइट, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? सलाइवा, लार। ओके, तो लार के अंदर मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है? जल प्रेजेंट होता है। यानी मैं यहां ये भी लिख सकता हूं ना कि रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन किसका? लार का ही तो होगा यार। तो 99.5% क्या होगा इसमें? जल होगा। अब आप क्या बोलेंगे? अरे सर 99.5% जल हुआ तो बाकी होता क्या है लार में? फिर लार क्या काम करने वाली है? तो मेनली 99% क्या होता है? जल होता है। उसके साथ में अब सीधी बात है, पॉइंटों में होगी हर चीज, है ना? तो हर चीज क्या है? पॉइंटों में। अब पॉइंटों में होगी तो उन पॉइंटों को लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? अब इसकी केमिकल कंपोजिशन में मेनली तो वाटर हो गया, और क्या होगा? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, एंजाइम। और लाइसोजाइम क्या करता है? ये जीवाणु विरोधी होता है। जीवाणु विरोधी, यानी कोई भी जीवाणु है वो घुस गया अंदर। अभी तो हमने पढ़ा पेनिस सेल, उसमें डिफेंसन और लाइसोजाइम। तो वही लाइसोजाइम किसके अंदर प्रेजेंट होता है? लार के अंदर। तो वो क्या करता? जीवाणु विरोधी है, यानी जीवाणु कोई प्रवेश किया तो जीवाणु की भित्ति होती है बाहर, तो जीवाणु की भित्ति को नष्ट कौन करता है? लाइसोजाइम। और क्या होता है? टाइलिन, टाइलिन है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेलिवरी एमाइलेज बोलते हैं। और एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और एक बात ध्यान रखनी है कि जो टाइलिन है उस पे आप बिल्कुल नोट लगा के लिख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये टाइलिन है वो पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा स्रावित। लेकिन यहीं तक नहीं, केवल पैरोटिड ग्लैंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइलिन सेलाइवरी एमाइलेज किस में प्रेजेंट होगा? केवल और केवल पैरोटिड ग्लैंड के अंदर। राइट? जल हो गया, लाइसोजाइम हो गया, टाइलिन हो गया, और क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? और इसके अंदर थायोसाइनेट, थायोसाइनेट।
राइट, थायोसाइनेट हो गया, और बहुत सारी चीजें पाई जाती है। इसका केमिकल कंपोजिशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और लार के अंदर कौन सा एंटीबॉडी होता है? IgA, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी। लार में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है? IgA, ठीक है। उसके साथ में जो लार है उसमें इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या होंगे? जैसे कि बाइकार्बोनेट, K+, Cl-, Na+, ये सारे के सारे किस में प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये सारे बाइकार्बोनेट कैसे हैं? बेसिक है। तो लार का pH कैसा होता है? pH वो 6.8 यानी कि हल्का क्षारीय होता है। लार का pH कैसा होता है? हल्का क्षारीय। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लार एक दिन में कितनी सिक्रीशन हो सकता है? लार का लगभग 1500 ml पर डे, या मैं इसको बोल सकता हूं 1.5 लीटर, सेम ही हुआ ना, पर डे। लार का सिक्रेशन एक दिन में कितना होता है? 1500 ml पर डे, या फिर 1.5 लीटर पर डे होता है। और हल्का क्षारीय इसका क्या होता है? pH होता है। तो लार, अब ये तो इसका क्या हो गया? केमिकल कंपोजिशन हो गया। अब केमिकल कंपोजिशन यही क्या करेगा? डाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन था वो कौन कर रहा था? टाइलिन कर रहा था, यानी एमाइलेज कर रहा था। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो लार है, तो जो स्टार्च है, और उसमें भी कौन सा स्टार्च? पका हुआ स्टार्च। अब पका हुआ स्टार्च है, इस पके हुए स्टार्च को किसके अंदर कन्वर्ट करना है? डाइसेकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट है, ये पॉलीसेकेराइड है, तो डाइसेकेराइड तो माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। और वो कौन करता है? वो करता है एमाइलेज। एमाइलेज को या टाइलिन, टायालिन एक ही बात है। ये किस में कन्वर्ट कर देगा इसको? माल्टोज में। प्लस लिमिट डेक्स्ट्रीन, कुछ मात्रा में डेक्स्ट्रीन और माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो इसके लिए pH कितनी चाहिए? 6.8 इसकी pH होती है, हल्का क्षारीय। और स्टार्च है वो कितना है? स्टार्च कितना है? स्टार्च ये 30% स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है। कौन? एमाइलेज। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको छापो आप। यस या नो? इसलिए हम यहां बोल सकते हैं ना कि मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। यस या नो? और ये सारी की सारी चीजें होती है, तो उससे उत्तेजित कौन करता है कि लार कब सिक्रेशन होगी, कैसे होगी? उसको उत्तेजित करता है कपालीय तंत्रिका, कपालीय तंत्रिका 7 और 9 उत्तेजित करती है। किनको? लार ग्रंथियों को।
ओके, ये अपना क्या हो गया, कंप्लीट लार के बारे में हो गया कि डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट किसकी हुई, कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से स्टार्ट हुआ, मुख गुहा, और मुख गुहा में भी लार ग्रंथियों के स्राव, लार के द्वारा, राइट। तो अब हुआ क्या, अब सबसे पहले क्या था और उसके साथ में और केमिकल कंपोजिशन में क्या होता है, इसके साथ में होता है म्यूसिन, और म्यूसिन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन, राइट। तो क्या क्या मिला, एक तो लार प्लस श्लेष्मा, म्यूसिन, राइट। एक तो लार हो गया, एक श्लेष्मा हो गया, और क्या हो गया, मतलब मुख गुहा की बात हो रही है, और दांत, ये तीनों ही मिलकर के भोजन का डाइजेशन किया, और उस भोजन को हमने क्या बोला, बोलस। और बोलस ही किसके अंदर पट जाएगा, स्टोमस में। तो स्टोमस के अंदर क्या क्या चीजें जाती है, तो स्टोमस के अंदर बोलस जाता है। तो बोलस का अंतःग्रहण क्या कहलाता है, डीग्लूटेशन, यानी बोलस, अरे भाई बोलस यानी कि भोजन की लुगदी, भोजन की लुगदी का अंतःग्रहण क्या कहलाता है, डीग्लूटेशन। डीग्लूटेशन किसको बोलते हैं, जो बोलस बन गया है, बोलस का आमाशय के अंदर जाना, उसे क्या बोलते हैं, डीग्लूटेशन बोलते हैं। ये कंप्लीट लार के द्वारा जो डाइजेशन किया जाता है उसके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। तो इसको आप एक बार जल्दी से छापो, ये लिखना था, ये एक बार जल्दी से छाप लो आप। लिख लिया, ठीक है। अब हम एक नॉर्मल एक छोटा सा टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं, टॉन्सिल क्या होता है, टॉन्सिल। टॉन्सिल्स ये क्या है, एक तरीके का द्वितीयक लसिका उत्तक है, द्वितीयक लसिका उत्तक, सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। अब ये जो टॉन्सिल्स है वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, 1 2 3। पैलेटाइन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल और फेरिंजियल टॉन्सिल। पता है इन तीनों टॉन्सिल को मिला करके क्या बनती हैं, वेल्डियर्स वेल्डियर रिंग बनती हैं। ये वास्तव में होता कहाँ पे, जो मुख गुहा और ग्रसनी है ना, उसका एक शेप इस तरीके से होता है कि ये जो टॉन्सिल है वो एक रिंग की फॉर्म में होते हैं, जैसे इस तरीके से होता है ये। तो यहाँ पे जैसे ये फेरिंजियल हो गया, ये पैलेटाइन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे
लिंगुअल हो गया। तो ये एक इस तरीके से रिंग के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या है, वेल्डियर रिंग हो गई है, राइट। वेल्डियर रिंग हो गई है, वेल्डियर अच्छा इसको सही कर देते हैं ना, वेल्डियर्स रिंग, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि ये एक रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, राइट। आज हमने क्या क्या देख लिया, आज नॉर्मली डाइजेशन के अंदर जो पार्टिसिपेट होने वाली हिस्टोलॉजी है, जो अपनी आहार नाल की 4 भित्तियां हैं, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करी है। उसके बाद में लार के द्वारा डाइजेशन किस तरीके से होता है वो कंप्लीट, यानी कि अब हम जो प्रॉपर डाइजेशन वाला पार्ट है उसमें इंटर कर चुके। तो अब नॉर्मली ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारा डाइजेशन सिस्टम खत्म होने में। तो आज जो भी चीज़ें पढ़ाई है, आराम से जा कर के हर चीज़ का डिटेल के अंदर आप देखना कि क्या क्या चीज़ें पढ़ाई है और क्या क्या उसका मीनिंग है। कंप्लीट एनसीईआरटी हो जाएगी आपकी, आपके पास कोई नोट्स है तो वो हो जाएंगे, हर चीज़ का अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत मज़ा आया होगा। तो आप अगर कोई वीडियो को नए लोग देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि अभी आरपीएससी भर्ती निकाल रहा है। तो हरियाणा की भी आई हुई है भर्ती, इस वजह से आरपीएससी का सिलेबस में कंप्लीट जूलॉजी कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद में टाइम मिला तो बॉटनी भी करवाएंगे, लेकिन जूलॉजी तो मैं आराम से कंप्लीट बहुत डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। थोड़ा 1-2 लेक्चर ज़्यादा लगेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम कंप्लीट इस चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ वहाँ पे माय नेम इज़ टीआर सर, तो टीआर सर पढ़ा रहे हैं। अपने दोस्तों को भी रिक्रूट करिए और रेप्लिकॉन एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।